हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। इस वीडियो में हम देखेंगे डीओई के द्वारा इश्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये एक प्रैक्टिस पेपर है, तो क्लास 9th का मैथ्स का पेपर देखते हैं कैसा है। सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। इसमें एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ वाई इन द लीनियर इक्वेशन दिस। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन में हमें इसने वाई का कोफिशिएंट पूछा है कि वाई का गुणांक क्या होगा। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2y-4 प्लस 3x-4y-7 इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले देखना है कि y वाली टर्म्स एक्चुअल में अगर उसको सॉल्व करके आती है, क्या आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10y हो गया, माइनस 5 4 जा 20 प्लस 3x लिखा माइनस 4y-7 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए y वाली टर्म एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6y आएगा और प्लस बाकी जो भी आए। हमसे उसने y का कोफिशिएंट पूछा है। y के कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ रूट 50। ठीक है। तो रूट 50 का मतलब क्या है, 5 × 5 × 2। ठीक। इसमें से क्या बाहर आ रहा है, 5 बाहर आ रहा है। ठीक है, इस पेयर में से 5 बाहर आ गया तो क्या बच गया, 5 √2। 5 √2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ध्यान देना है, सवाल में उसने एक्स एक्सिस की बात करी है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, वाई को देखेंगे। वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। तो डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होते, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 यूनिट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू बी सी एंड एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री इन वैल्यू ऑफ सी। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ए है, ये बी है, ये सी है। इसने कहा जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। अगर ए बी बी सी के बराबर है, यानी कि दो साइड्स में इक्वल हो जाएंगे, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है उन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। साथ ही साथ क्वेश्चन में उसने एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 40 गिवन है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हमें पता है कि तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, यानी कि 40 प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू, अगर 180 है, ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, ये इधर जाके माइनस का हो गया तो 140। एक्स की वैल्यू कितना है, 140/2, यानी कि 70/70। ठीक है, यानी कि एंगल ए भी 70 का होगा, एंगल सी भी 70 का होगा। 70/70 140 प्लस 40 180, तीनों का सम 180 हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ट्रायंगल्स मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर शोन इन द फिगर। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से एक फिगर गिवन है। उसने बोला कि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, साथ ही साथ हमारे पास गिवन है कि ये दोनों जो है इक्वल है। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट ट्रायंगल टी ओ आई ये वाला ट्रायंगल और एस ओ डी नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन तो ये गिवन है कि आई ओ जो है वो डी ओ के इक्वल। दूसरी बात, हमें पहले से ही पता है कि जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे ही। ये तो हमें बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए ही पता लगती है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ढूंढते हैं तीसरी चीज। तो तीसरी चीज के लिए ध्यान से देखिए, हमारे पास एक तो साइड है कि ये हमारे पास एक साइड है और एक एंगल है। दो चीजें पता लगी है, ठीक है, एक साइड है और एक एंगल है। अब यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए, ठीक है। या तो एंगल एंगल साइड वाली बात होगी जहाँ पर एंगल साइड पता होगा, या फिर साइड एंगल साइड वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन दोनों में से या तो हमें एक एंगल चाहिए, या तो हमें इसके बारे में एंगल चाहिए, या फिर हमें एक साइड चाहिए। ध्यान से देखिए, डी ओ एस यानी कि 2 और TOI, ये तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये
एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है? तो ये हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए ओटीआई, ओटीआई ये वाला एंगल वेरी गुड, और ओडीआई, 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 ओडीआई तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है? ए बी कट गए, सी देखते टी ओ, टी ओ इक्वल टू ओ एस, यस। अगर हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन आ जाए टी ओ और ओ एस बराबर है, ध्यान से देखिए साइड एंगल साइड वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल, यानी कि अगर हमें टी ओ इक्वल टू ओ एस की इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, तो हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इज यूक्लिड। ये हमें यूक्लिड का कौन सा पोस्टुलेट है, बेसिकली हमें ये पता लगाना है, ठीक है? एक शांत रेखा अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है, ये यूक्लिड का सिद्धांत है। हमें पता है कि ये पोस्टुलेट नंबर 2 है, जहाँ पर उसने बताया था कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। यूक्लिड हमें बताता है कि जो लाइन जो है कभी खत्म नहीं होती, उसको हम इन्फिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हमारे पास हेमिस्फेयर है, उसका उसने कर्व सरफेस एरिया बोला, तो कर्व सरफेस एरिया तो ये फॉर्मूला है, यानी कि बी आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अगर वो टोटल बोलता तो हमारा आंसर 3 पाई स्क्वायर आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कर्व सरफेस की बात हुई है, हम ये बी ए वाला कर्व सरफेस वाला एरिया निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बेस। इसका डिग्री बतानी घात क्या है। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि सबसे बड़ी क्या आ रही है आपको, 4 मिल रही है। यही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है जहाँ दो सेंटर सेम हो, दोनों का सेंटर क्या हो, सेम हो। जैसे ये देखिए, यहाँ पे दो सर्कल बने और दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। अगर दोनों का सेंटर सेम है, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल चेक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स के साथ एक्स वाई दो आ गए तो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स है यानी कि हो गया, यहाँ भी एक्स वाई है नहीं होगा, और यहाँ पर भी एक्स और वाई दो वेरिएबल यूज कर ले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 96 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा 96 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है? तो उसने हमसे रिफ्लेक्स पूछा, रिफ्लेक्स मतलब ये बाहर वाला जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। आपको क्या करना है, हमें पता है कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 360 में से अगर मैं 96 डिग्री माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वैल्यू ऑफ दिस इफ 3x + 2y = 12 एंड xy = दिस। ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्क्वायर लगे हुए हैं, ठीक है, और हमसे उसने इसकी वैल्यू पूछी, यानी कि जो यहाँ पे स्क्वायर लगे, स्क्वायर कैसे आएगा, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम लिखते हैं 3x + 2y और दोनों तरफ स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे, a² + b² + 2ab। इसका ध्यान रखना, +2ab, 2 × a × b, ठीक है, ये हमारा a है और ये हमारा b है, = 144। ठीक। अब उसने हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, इसको मैं यही छोड़ देता हूँ, 9x² + 4y प्लस, यहाँ देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12xy = 144। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। यहाँ 12 लिखते हैं, एक्स वाई की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है क्या, 6, 144 हो गया, तो हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 12 × 6 = 72 होता है, =144। इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास फाइनली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 144 में से 72 माइनस करेंगे तो 72 ही आएगा, और यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर। इसको उत्पत्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है।
तो एक्सिम पोस्टुलेट्स तो वही सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है, ठीक है? तो हमें पता है पहले से ही कि जो थ्योरम्स है, हम उसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ की ज़रूरत थ्योरम्स को। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय t+1, ठीक है? t+1 से डिवाइड करने पे क्या होगा? तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। हमारे पास t+1 क्या है, इक्वल टू 0, यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। ये -1 इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है? टी ऑफ टी जो हमारे पास क्या गिवन है, 4t इज़ टू 4 प्लस 5t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 1। अब जहाँ-जहाँ पे t लिखा है वहाँ-वहाँ पे डाल दीजिए माइनस, ठीक है? 4 यहाँ पे -1 का पावर 4 हो जाएगी, 5 यहाँ पे -1 की क्यूब हो जाएगी, यहाँ पे t के बदले फिर लिखेंगे -1 का पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी के बदले फिर से -1 और माइनस, ठीक है? 4 इंटू -1 की पावर 4 कितना आएगा, 1। 5 इंटू -1 की पावर क्यूब -1 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -2 -1, बस सॉल्व कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। 6 और 5 11 और 2 13 14, कितना बच गया, माइनस। इसका मतलब जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास भागफल, सॉरी भागफल नहीं, शेषफल जो है वो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स। हमारे पास क्या गिवन है कि ए बी और सी डी दो इक्वल कोड्स, सेंटर ओ दे रखा है, ओ पी एंड ओ क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन कोड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, और हमारे पास पी ओ क्यू की वैल्यू, पी ओ क्यू इसकी वैल्यू जो है 140 डिग्री गिवन है, ठीक है? ए ए पी क्यू, ए पी क्यू यानी कि ये वाला, और सी क्यू पी यानी कि ये वाला, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी हमें पता लगा, ठीक है? इनका सम ध्यान से देखिए, अगर ये 140 है, कि अगर ये हमारे पास 140 डिग्री दे रखा है अंदर वाला, और ओ पी और ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, रेडियस, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, इट मीन्स क्या होगा, इनकी वैल्यू की वैल्यू इक्वल होगी, और इन तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना आएगा, 180 डिग्री है, ठीक है? अब हमारे पास ये 140 है, बाकी बच गया सिर्फ 40, यानी कि ये 20 डिग्री होगा और ये भी 20 डिग्री होगा, ठीक? ये निकल गया। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था कि दो इक्वल कोड है, ये यानी कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन। तो हमने एक थ्योरम क्या पढ़ी थी कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और इसके अलावा हम ओ पी और ओ पी यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री में से अंदर वाला 20 है, तो बाहर वाला कितना होगा, 70 डिग्री। सेम चीज़ यहाँ पर भी 90 होगा, अंदर वाला 20 है, बाहर वाला 70, ठीक। अब उससे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी कितना होगा? हमें पता लग रहा है कि ए पी क्यू ये कितना आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है 70 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 70, 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना हो गया, 140 डिग्री आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये हमने कैसे निकाला, कि ये हमारे पास 140 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इन तीनों को जोड़ने पे 180 है, ठीक है? तो बाकी बच गया 40, 40 में दोनों इक्वल होंगे तो ये हो गया 20 और ये भी हो गया कितना, 20, ठीक। अब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, अंदर वाला अगर 20 है तो बाहर वाला कितना होगा, 70। सेम चीज़ राइट साइड में रिपीट होगी, ये 20 है तो ये कितना, 70। तो हमसे उसने ये वाला एंगल प्लस इस वाला एंगल का सम पूछा था, तो 70 70 कितना हो गया, 140, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस। अरे तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। 2x प्लस 5 इक्वल टू 13 है, ठीक है?
तो x पे ही रहने देते हैं 13, इधर आके माइनस का हो गया। 2x इक्वल टू कितना हो गया 8, x इक्वल टू कितना हो गया 8/2 यानी कि 4, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट। हमें पता है कि जब हमारे पास कोई भी, जैसे मान लेते हैं मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। आप x की कोई वैल्यू डालिए, y की वैल्यू मिलेगी, फिर डालिए कुछ, फिर कुछ डालिए, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। यानी कि ये ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है। ध्यान रखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बन रहा है टू वेरिएबल में, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता दर्शाता। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एरिया ऑफ एन इक्विलॉट ट्रायंगल हैविंग एल्टीट्यूड ए यूनिट इज। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है, इसकी वैल्यू ए गिवन है, ठीक है। और उसने बोला कि इसका एरिया क्या होगा। अगर हमें डायरेक्ट पता है तो हमें पता होता है कि इक्विलॉट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो √3/2 एक्स इक्वल टू ए। हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं एक्स निकालूं, साइड निकालूं, क्या आएगा, ये हो जाएगा 2a/√3। ठीक, ये हमारे पास साइड निकल गई। क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ? बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 a² यानी कि साइड का स्क्वायर। साइड मेरे पास ये है, मैं लिखता हूँ √3/4 2a का स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऊपर को भी स्क्वायर लिखा, नीचे भी स्क्वायर लिखा। तो क्या आ गया, √3/4 इंटू 4a² अपॉन में 3। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और इससे √3 भी कैंसिल हो गया। क्या हो गया, a² अपॉन में √3। अच्छा, हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा था, पहले हमें 3 से 3 काटने की जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको रैशनलाइज ऐसे करेंगे, √3/√3, ऊपर में क्या आ गया, √3a² और नीचे में √3 इंटू √3 3 होता। आपका ऑप्शन सी जो है मैच करेगा और ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये असर्टेशन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों को देखिए, असर्टेशन में क्या लिखा हुआ है, रीजन में क्या लिखा है, सही है या गलत, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिसाइड करें। सबसे पहले देखिए, द इक्वेशन दिस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। द इक्वेशन दिस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो क्या इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है कि 2x प्लस अगर 3y इक्वल टू 5 लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूँ, 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, तो मुझे y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या इसका सिर्फ यूनिक सोल्यूशन ही निकलेगा? क्या, तो हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे, यानी कि ये बात गलत है। दूसरा लिखा है, अ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये बात बिल्कुल करेक्ट, कि इसके बहुत सारे इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो हमारा असोटेशन तो गलत है, बट रीजन जो है वो सही है। इट मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल। जैसे मान लेते हैं एक 5 ले लिया, या एक मैंने 4 ले लिया, या एक मैंने 6 ले लिया। अब उसने बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। क्या आपको हर बार इरेशनल मिलेगा? यहाँ तो मिलेगा। क्या यहाँ पे मिलेगा? नहीं, क्योंकि 2 आ गए, ये तो इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हर बार इरेशनल नहीं होता, ये सही लिखा है, ये करेक्ट है। अब द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज टू अ रैशनल नंबर, ये बात बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा। ठीक है, अगर यहाँ पर 9 लिखा है तो उसका हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आता है, अब ये रैशनल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बातें सही लिखी हुई है, सही लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स दे रखा है हमारे पास, और इसका हमें 12 बारता सारणी बनानी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, इसके क्लास मार्क्स बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पे छोटा नंबर 37, 33, 31,
तो लगभग 30 भी है, 30 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर जो है 52, 54, 54 के आसपास तक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बना लेते हैं, ठीक है। लास्ट वन टर्म 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45 एंड 45 टू 50 और 50 टू 55, ठीक। यहाँ पे जितने नंबर्स आएंगे उसको लिख देंगे। सबसे पहले देखिए 44, 44 हमारा यहाँ पे आएगा। फिर 38, ये हमारा यहाँ पे आएगा। 35, ये भी हमारे यहाँ आएगा। 40, ये हमारे इसमें आएगा। 30, स्टार्टिंग ही हो रही है। 37, यहाँ पे 50, 44, 39, 41, 48, 52, 37, अभी 4 ऑलरेडी हो चुके थे, एक बंच बना दिया। 47, 47 हमारा इसमें आएगा। 43, 41, ये भी कंप्लीट हो गया। 54, 32, 46, 45, देन 37, 50, 34, 43, 32, 46, 52, 39, 31, 46, 50, 34, 52, 41, 38, 40, 35, 45, 54, 31। इसमें 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 5 और 2 7, 5 और 3 8, ठीक है। इस तरीके से हम जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द गिवन फिगर इफ एबीसीडी इज स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमारे पास एबीसीडी स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए, एबीसीडी जितने भी हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता है और उसका हम यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ, सपोज कीजिए डी रख लिए। एक ये 105 है, हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। साथ ही साथ ये इसका डायगोनल है, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं तो ये 45 का बनेगा, ये भी 45 का बनेगा। अब ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा है? डी ओ सी। तो इसमें ये वाला एंगल, उसको मैं एंगल 1 लेट कर लेता हूँ। एंगल 1 प्लस 105 प्लस एंगल 45, इन तीनों को ऐड करें तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो एंगल 1 प्लस दोनों को कितना हो गया? 150 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई है? 180 में से अगर 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ गई, यानी कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक। ओके, देखिए ध्यान से, फिर से एक ट्रायंगल ले सकते हैं हम। एंगल डी, डी पहले से था तो हम यहाँ पे ई ले लेते हैं, ठीक है। एंगल डी ई सी, डी ई सी, यहाँ पे एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, इनको जोड़ने पे भी 180 आएगा। ये हमारा एंगल 1 प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, तीनों को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये 30 डिग्री निकाल चुके हैं। सी 90 हो तो क्लियर, क्योंकि ये एक स्क्वायर गिवन था और एंगल ई जिसकी वैल्यू हमें एक्स है, ये हमें निकालनी है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस, ये कितना हो गया? 120 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर इज इक्वल, ठीक है। ईएसए ऑफ स्फेयर, ईएसए ऑफ स्फेयर वो इक्वल है
टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए ये होता है हमारा 4 पाई r² R1 मान लेते हैं। और टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 3 पाई r²। तो मैं R2 ले लेता हूँ हेमिस्फेयर के लिए, R2 ले लिया, स्फेयर के लिए पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, तो R1 का स्क्वायर और अपॉन में R2 का स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे? 3 बचा है, और ये नीचे आके 4 हो। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, R1 अपॉन R2, स्क्वायर रूट लेने पे क्या आएगा? √3/2R। ये हमारे पास इनके रेडियस का रेशियो आता है। ठीक, अब उसने पूछा इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई r³। और जो हेमिस्फेयर है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 2/3 पाई r³। ठीक, ध्यान से देखिए, इसमें पाई तो पहले डाल देता हूँ मैं, ठीक है, और नीचे से 3 भी डाल देता हूँ। क्या बच गया? ऊपर में सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, ऊपर में 2 बचा है, और R1 का क्यूब है, और यहाँ पर भी R2 का क्यूब है। R1 अपॉन R2 का क्यूब बचा। रेशियो निकालना है ना, हमें 2 लिखते हैं, R1 अपॉन R2 यानी कि √3/2 का क्यूब। ठीक है, 2 इंटू का क्यूब करेंगे, क्या आएगा? 3√3 है, का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 है। ये हो गया 3 2 जा, क्या हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे? ये हो गया 3√3/4, और यही इसका क्या निकलेगा? रेशियो, यानी कि 3√3 रेशियो 4 आंसर। एक, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट देखें। यहाँ लिखा है, तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस, और डायमीटर दे रखा है उसका, इसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें इसकी हाइट जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो हमारे पास क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, ये होती क्या है? 1/3 I r²h। वॉल्यूम क्या गिवन है? 9856। जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिखते जाइए। 92/7। हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर 28 है। ठीक है, रेडियस क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा। रेडियस को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 14 × 14, और हाइट हमें फाइंड आउट कर। ठीक, तो 7 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो एच इक्वल टू क्या होगा? 9856। इसके में से 3 बचे हैं, ये ऊपर आ गया, अपॉन में क्या है? 22 बचा है, 14 बचा है, और 2 बचा है। ठीक, काट दीजिए इसको, ये आ गया 448। उसे भी काट दीजिए, 224। तो 14 1 टाइम्स पे, और 14 6 जा, 16 3 जा 48 होता है, 48। ये हमारे पास हाइट निकलेगी, यानी कि इसकी जो हाइट होगी वो 48 सेंटीमीटर की होगी, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई करना है, अपने आप कटेगा, किसी ना किसी टेबल से काटते जाइए, और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल s minus a equal to 5, s minus b equal to 4, and s minus c equal to 2, and find the values of a b c। ठीक, हमारे पास देखिए क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है s माइनस ए, इसकी वैल्यू 5 है, s माइनस बी इसकी वैल्यू 4 है, s माइनस सी इसकी वैल्यू 2 है। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ, ठीक है, क्या होगा? एस 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 यानी कि तो 3s हो जाएगा, और इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा? माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 5 + 4 9, 9 + 2 11, 3s। माइनस कॉमन तो क्या हो गया?
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11। अब हमें पता है कि एस निकलता है कैसे, एस निकलता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो गया, 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एक ध्यान देखिए, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रखी है, 2s आई है। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, बी एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है, 2s के इक्वल है। यहाँ लिखते हैं 2s इक्वल टू 11, s इक्वल टू क्या है बचेगा, 11 बचेगा। अब हमारे पास s की वैल्यू निकल गई, हम यहाँ डाल सकते हैं 11 माइनस ए इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे यहाँ पर डालेंगे तो बी की वैल्यू आएगी, और ऐसे यहाँ पे सी की वैल्यू आएगी। ये वैल्यू निकालिए और कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टेट यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट्स। यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट्स, उसकी पहली अवधारणा उसने क्या बताई थी, ये हमें बता बतानी। उसने बताया था कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, मान लीजिए पहला पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है। ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, ऐसे किसी भी दो पॉइंट से, अगर मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ, क्या मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन हो जाएगा, बिल्कुल ज्वाइन हो जाएगा। यही यूक्लिड की पहली अवधारणा थी। उसने बताया था, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ओके, इसका और पार्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर, एंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है, और एंगल ए सी बी, ए सी बी ये पूरा बड़ा वाला, ये दोनों क्या है, बराबर है। हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। इसके अलावा उसने ये बताया कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 भी बराबर है। एंगल 1, ठीक है, और एंगल 2 ये दोनों भी बराबर है। हमें शो करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो, ठीक, एंड विच यूक्लिड एक्सिम्स यू यूज इन प्रूविंग इट। ध्यान से देखिए, अगर एंगल पूरा बी पूरा एंगल सी के इक्वल है, सी का मतलब क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन। अब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल टू, यहाँ एंगल 2 की वजह कह सकते हैं हम, एंगल 1 ले सकते हैं प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, इस एंगल को इधर मैं लेके आऊँ तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू, इस साइड बचेगा सिर्फ एंगल 3। ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 3 और 4 भी क्या हो गए, इक्वल हो। तो ये जो है यूक्लिड हमें बताया था एक एक्सिम्स के थ्रू, इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल पार्ट। ये हमें यूक्लिड ने बताया था कि जब इक्वल को इक्वल में सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिमाइंडर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। ये हमारा एक्सिम्स 5 है। अगर बराबर को बराबर में से घटाया जाएगा तो बचे हुए भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा। ठीक, ये यूक्लिड की एक्सिम नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, show that the line segment joining the midpoints of triangle sides divide it into four congruent triangles। यहाँ पे देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है कि एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट है, ठीक है, देखिए डी जो है ये मिड पॉइंट है, ई एफ जो है ये भी मिड पॉइंट है, और ई जो है ये भी मिड पॉइंट है। अगर इनको ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास ये आपको दिखा है चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और ये चारों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें प्रूफ करने के लिए उसने कहा है, चारों ट्रायंगल्स सर्वांगसम होंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है कि ई भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है। जब मैं ए बी की बात करूंगा तो अगर डी मिड पॉइंट है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने लिखा ए डी डी बी बराबर है, और किसी भी एक पार्ट को ले तो वो ए बी का हाफ है। ठीक, सिमिलरली अगर ई मिड पॉइंट है तो बी ई ये वाला और ई सी ये दोनों बराबर होंगे।
और वो बीसी का कोई भी एक पार्ट जो है बीसी का हाफ के इक्वल हो। सिमिलरली मिड पॉइंट तो ये भी ऐसे ही होगा। तो अब हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं तो हमें पता है कि ई एफ, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ई और एफ अगर मिड पॉइंट है, ई एफ जो है ए बी के पैरेलल होंगे, ठीक है, और ई एफ जो है हाफ ऑफ ए बी होगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए जो हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ऑफ ए बी है, उसके बदले हम कह सकते हैं ए डी और डी बी लिख सकते हैं, यानी कि ये सारे आपस में इक्वल होंगे। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली जो हमारा डी एफ है, डी और एफ भी मिड पॉइंट है, तो डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल होगा और डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी होगा। तो हाफ ऑफ बी सी, देखिए हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या है, बी ई और ई सी, ठीक है। तो हमने इसके बदले बी ई और ई सी लिखी, ये आपस में तीनों इक्वल होंगे, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। और ऐसे ही ये पैरेलल होगा तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन होगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, एक ए डी एफ, ए डी एफ ये आपको ब्रॉल दिख रहा है, और दूसरा ई डी एफ, ई डी एफ को नीचे वाला, हम दोनों ट्रायंगल। जो ए डी है, ए डी क्या ई एफ के इक्वल है? बिल्कुल है, अभी हमने इक्वेशन उसमें देखा था ई एफ और ए डी इक्वल है इक्वेशन वन में। इस तरीके से जो ए एफ है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी इक्वल है। ये हमने देखा था ए एफ और डी ई, ए एफ और डी ई, यहाँ पे देखिए ए एफ और ई डी इक्वेशन थर्ड में, ये दोनों भी इक्वल है। और एफ डी, ये वाली चीज़ कॉमन है, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड 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 वाले क्राइटेरिया से। इसी तरीके से आप कोई भी दो ट्रायंगल लेते जाइए और आपको सारे ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाई देंगे। और जब सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमारा, हम लिख देंगे चारों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है और हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एक करने की ज़रूरत है, बाकी आप सिमिलर लिख के पूरा लिख दीजिए, आपको एक ही चीज़ को चार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द थिकनेस ऑफ अ वुडन हेmispherical bowl is 1.4 centimeter and its inner radius is 3.1 centimeter. Harpreet wants to paint its completely. Find the total area to be painted. How much liquid can the bowl hold in liters? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि इस तरह का कोई बाउल है और उस बाउल का जो इनर रेडियस है, ये अंदर वाला जो रेडियस है, हाँ देखिए ये मान लेते हैं, ऊपर देखने पे ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक अंदर वाला जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और इस बाउल का जो थिकनेस है, थिकनेस वो 1.4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर की थिकनेस है। यानी कि अगर मैं बाहर वाले रेडियस की बात करूँगा, ठीक है, ये जो अंदर वाला रेडियस है तो मैंने आर आर ले लिया, स्मॉल आर है ना, इसकी वैल्यू दे रखी 3.1 सेंटीमीटर। और जो बाहर वाला रेडियस है बड़ा वाला, उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 3.15 में 1.4 ऐड करना पड़ेगा, कितना आ गया, 4.9 सेंटीमीटर का बड़ा वाला रेडियस, ठीक है, ये बड़ा वाला जो है 4.9 सेंटीमीटर। अब जो है दो तरह की चीज़ इसमें पूछी गई, एक तो टोटल एरिया पूछा गया है और दूसरा उसमें पूछा है लिक्विड कितना आएगा, ठीक है। एक बार तो हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और एक बार हमें लिक्विड के लिए इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाउल, ये कैसे निकलेगा? एक तो हमारे पास बाहर वाला जो दिख रहा है आपको स्काई ब्लू कलर का, 2 पाई r² और आर के लिए आपको बड़ा वाला रेडियस चाहिए, तो बाहर वाले की बात हो रही है, r² प्लस एक हमारा अंदर वाला जो है जो ग्रीन कलर का है, 2 पाई r², ठीक है। और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1.4 सेंटीमीटर की थिकनेस गिवन थी,
ये जो आपको रेड वाला पार्ट है इसको ऊपर से देखने पे ऐसे दिखाई देगा, इसका भी एरिया आएगा। ठीक है, इसका एरिया कैसे आएगा? पहले बड़ा वाला एरिया निकालते हैं, आई आर स्क्वायर, और उसमें से छोटा वाला एरिया जो है वाइट वाला माइनस कर देते हैं, यानी कि जो एक्चुअल में ग्रीन वाला पार्ट है ये। ठीक है, पाई आर, इससे हमारा क्या निकलेगा? इसका एरिया निकलेगा। ध्यान से देखिए, ये और ये यहीं पर सिंप्लीफाई होकर पी आई आर स्क्वायर हो गया, और ये वाला इसके साथ सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया? सिर्फ पाई आर स्क्वायर। अब या तो पाई भी कॉमन ले लीजिए, या नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 × 22/7। रेडियस हमारा है बड़ा वाला 4.9, 4.9, यानी कि 4.9 × 4.9 प्लस यहाँ पे है पाई। तो नेक्स्ट है पाई 22/7, और यहाँ पे रेडियस है छोटे वाले के लिए 3.5, तो 3.5 × 3.5। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया? 2.1 बचा 22, और इंटू 4.9, और यहाँ पे 7.5, 0.5 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 आ गया, इंटू 3.5। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया? 42, और 42 46.2 इंटू 4.9, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 8 38.5। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 226.38 प्लस 38.5, इसको ऐड कर दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, और उसको एरिया निकाल के कमेंट करें। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम के लिए देखिए, हमारे पास वॉल्यूम है अंदर से निकलेगा ग्रीन वाले पार्ट में। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बाउल, इसका फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 लिखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस है 35। सिंप्लीफाई पॉइंट आके मैंने 10 लगा दिया। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करना है, तो 5 7 टाइम्स पे, हाँ 2 टाइम्स पे, 7 टाइम्स पे, 2 टाइम्स पे, 7 टाइम्स पे, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स से ये 2 भी कट गया, इस 2 टाइम्स से ये 11 भी कट गया, ये 7 से ये 7 भी कट गया। बहुत सारा सिंप्लीफाई करने के बाद 11 × 7 × 7 49, और नीचे बच गया 3 और 2 6। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 से डिवाइड करिए, कि ये हमारा निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब उसने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है, हाउ मच लिक्विड कैन द बाउल होल्ड इन लीटर्स। जो भी आपका एरिया निकलेगा उसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपका एरिया निकलेगा यहाँ पे, उसी को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। यहाँ से अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा? 1 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा 1000 लीटर। ठीक है, यानी कि हमें 1000 से डिवाइड करना है, और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अपना आंसर जो है कमेंट कर। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ p इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 1 - p का स्क्वायर है, और यहाँ पे p स्क्वायर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पार्ट देखते 28 का, हमारे पास p की वैल्यू क्या है? 5 - 2 √6 गिवन है। ठीक है, और हमें स्केल निकालने है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 1 - p की वैल्यू क्या है? 5, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर, और नीचे में p का ही स्क्वायर है, यानी कि 5 - 2 √6 का स्क्वायर। ठीक, ओके, ये हमारे पास क्या बच गया? माइनस का 4 बचा है, प्लस 2 √6 का स्क्वायर, और नीचे में है 5 - 2 √6 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसको a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। तो पहले नंबर का स्क्वायर
डायरेक्ट लिखता हूँ 16 प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। दूसरे नंबर का स्क्वायर का मतलब है 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√6। टू टू या कितना होता है 4, रूट सिक्स मल्टीप्लाई हो 6 हो जाएगा, यानी कि फाइनली 24 आएगा। यहाँ पे लिखिए 24 और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और नीचे में क्या बचा है आपके पास, ये बचा है 5 - 2√6 का स्क्वायर। ठीक, दोनों को ऐड कीजिए, क्या आ गया 40 माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16√6 अपॉन में 5 - 2√6, और नीचे भी आप हमें स्क्वायर करना। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों में से मैं 8 कॉमन ले लूँ, 8 कॉमन लेने के बाद 8 5 टाइम्स पे 40 आएगा, और 8 2 टाइम्स पे √6 हाँ बचेगा। नीचे में क्या है 5 - 2√6, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो हम पूरा का पूरा एक बार इसे काट सकते हैं। फाइनली हमारे पास क्या बच गया, नीचे यहाँ पे बच गया 8 अपॉन में 5 - 2√6। ठीक है, बस इसको रैशनलाइज कर देते हैं। अगर माइनस है तो हम प्लस का यूज़ करेंगे, अपॉन में 5 + 2√6। देखिए क्या बच गया हमारे पास, और में आ गया 8, 5 + 2√6। नीचे में देखिए, ये a माइनस बी है, ये a प्लस का b है। ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में क्या बच गया 5 + 2√6 है। नीचे में देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 2√6 का स्क्वायर कहते कितना आया था अभी 24 आया था। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास 8 5 + 2√6 बच गया, और नीचे में 1 बच गया, उसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहे 8 5 जा 40 प्लस 8 2 जा 16√6, ये हमारा फाइनली आंसर आता है। ठीक, अब इसका और पार्ट देखते हैं। तो और पार्ट के लिए बस सिंपल सा है, क्या करना है आपको, सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करी और 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये एक ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ओ बी, एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें ओ बी का स्क्वायर क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये आ गया 1 + 1, यानी कि 2। ओ बी की वैल्यू क्या होगी 2। ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ओ बी है, ये ओ बी है, ये हमारा रूट है। ठीक है, अब हमने फिर से क्या करा है, इससे हमने 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ओ डी बी। ठीक है, हमने 1 सेंटीमीटर का लिया है। इस ट्रायंगल में ओ डी स्क्वायर क्या होगा, डी बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का, ये √2 था, √2 लिख दीजिए। ये हमने 1 लिया था, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 + 2 यानी कि रूट। अब हमें पता लग गया कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, ओ डी जो है वो √3 है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे बस का पिन पॉइंट रखा, तो यहाँ पे हमने पेंसिल रख के इसको इस तरीके से आर्क खींच दिया। तो हमारा इस तरीके से एक रफ फिगर जो है तैयार हो गया। √3 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेम द क्वाड्रेंट्स इन विच द पॉइंट दिस लाई, विच टू क्वाड्रेंट लाई ऑन द सेम लाइन। तो पहले देखिए, यहाँ पे हमारे पास इन पॉइंट्स को पहले हम इस पे ड्रॉ करते हैं। ये एक्स होता है और ये वाई। एक्स की वैल्यू क्या है 1, ये एक्स वाई लाइन है, एक्स की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू 2 पे चलना है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है 1, 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बी है, ये हमारा बी है। बी है, एक्स की वैल्यू -2, यहाँ -2 है, वाई की वैल्यू 3, ये ऊपर चलिए
यहाँ ये हमारा बी पॉइंट है, -2, 3। ऐसे सी है हमारा, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -1, -2 और वाई की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये है -2, ये हमारा सी पॉइंट। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। अब ऐसा कि हालांकि उसने हमसे सिर्फ नेम पूछा था, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा ए वाला पॉइंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बी वाला जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सी वाला जो है वो ये थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारे तरह के क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब उसने पूछा विच टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, कौन से दो पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है कि दो पॉइंट कहीं पर भी और एक सीधी लाइन बन सकती है, लेकिन अगर हम इस ध्यान से देखिए ग्राफ को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो आपको दिखाई देगा बी और सी जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, कि ये दोनों एक ही लाइन पे है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी जो है दे लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, हालांकि आप कोई भी दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकती है, और दो पॉइंट हमेशा एक ही लाइन पे आएंगे। ठीक है, दो पॉइंट हमेशा एक लाइन पे आते हैं। अगर दो से ज़्यादा आते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, संरेख बिंदु। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस एट पॉइंट। बहुत सिंपल है, पहले पी ऑफ टू निकालते, जहाँ जहाँ एक्स लिखा वहाँ वहाँ टू डाल दी। 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस का 6, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 हो गया, माइनस का 10 यानी कि क्या बच के 0। अब मैं यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स में डालता हूँ। ठीक है, तो क्यू ऑफ टू, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस का 9, कितना हो गया 30। अब उसने पूछा है P2 माइनस Q2 निकालिए, P2 माइनस Q2 निकालिए। P2 हमारा 0 आया था और ये हमारा 13 आया, आंसर आ गया माइनस का। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, ABCD is a rectangle in which diagonals AB bisect angle A as well as angle C. So that ABCD एक स्क्वायर होगा और दूसरा पार्ट ये है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमसे दो चीज़ें पूछी गई है। सबसे पहले तो ABCD स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए कहा गया, और दूसरा ये कहा गया है तो डायगोनल BD है उसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ गई, जैसे अपोजिट साइड इक्वल होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो सबसे पहले देखिए, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि एंगल ए और एंगल सी ये इक्वल होगा। ठीक, अब एंगल ए का हाफ करते हैं और एंगल सी का हाफ करते हैं, तो एंगल ए का हाफ क्या मिलेगा, एंगल डी ए सी, ये वाला एंगल। ठीक है, डी ए सी। सिमिलरली एंगल बी का हाफ कर रहे हैं तो डी सी ए, ये वाला एंगल। अब ये दो एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, कि एंगल ए और एंगल सी भी 90-90 के थे, इक्वल थे, तो अगर इनका हाफ करेंगे तो ये भी इक्वल होंगे 45-45 डिग्री के। इससे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये वाला जो एंगल है, एंगल वन और एंगल टू, ये दोनों इक्वल है। अब ध्यान से देखिए कि ए सी डी एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए डी जो है वो सी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए सी डी एक क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, ओके। लेकिन हमें क्या पता है कि ये रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो आमने सामने वाले जो साइड से वो इक्वल है। अब ध्यान से देखिए कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल है क्योंकि एडी जो है बीसी के इक्वल होगा, और ए बी जो है ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। लेकिन अभी हमने क्या कहा, एडी जो है वो तो सीडी के बराबर है, एडी बीसी के बराबर भी है और एडी जो है वो सीडी के बराबर भी है। इसका मतलब क्या होगा, सारे साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ये स्क्वायर भी बन जाएगा।
और 90 का एंगल ऑलरेडी है क्योंकि रेक्टेंगल गिवन है और हमने चारों साइड्स इक्वल दिखा दिए, तो अब ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया और हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि जो डायगोनल बीडी है, ये डॉटेड लाइन वाली जो डायगोनल आपको दिखाई दे रही है, ये एंगल बी इस वाले एंगल को और एंगल डी इस वाले एंगल को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक। अब देखिए ध्यान से, एबीसीडी हमने फर्स्ट पार्ट में दिखा दिया कि एक स्क्वायर है। ठीक है। और चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इसमें, पैरेलल होते हैं। यानी कि ए बी जो है वो सी डी के, ए बी जो है और सी डी जो है ये आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल होंगे आपस में। अब हम एक ट्रायंगल ले, ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, बी सी डी ट्रायंगल के अंदर जो बी सी है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। कैसे पता, क्योंकि अभी हमने स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं। तो सारी साइड्स क्या होंगी, एक्चुअल में इक्वल होगी। फिगर पे मत जाइए, हमने प्रूफ कर दिया है तो ये एक्चुअल में स्क्वायर है। ठीक। अब देखिए, एक चीज तो हमारे पास ये आ गया, दूसरा देखिए जो एंगल सी डी बी है, ये वाला एंगल सी डी बी, और दूसरा सी बी डी, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है तो उनके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है। इसके अलावा हमें एक चीज और पता है कि दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक। तो अब ध्यान देखिए कि ये वाला एंगल इसके बराबर भी है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। आपस में क्या हो, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से क्या आया, ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब बी डी क्या कर रहा है, बी को, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे दिखा सकते हैं डी के लिए भी। तो ये दिखा देंगे, ये डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका और पार्ट है, तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट है तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया है। यहाँ पे गिवन है कि ई और एफ जो है ये पॉइंट्स है डायगोनल एसी पे। ठीक है, ये डायगोनल है एसी, इसमें पॉइंट्स है, एक ई है और दूसरा एफ है। ठीक। और इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। और हमारे पास क्या गिवन है कि ए ई जो है सी एफ के बराबर है, ये वाली चीज जो है इसके ऑलरेडी इक्वल है। ठीक। तो हमें शो करना है कि बी एफ डी ई, ये जो अंदर में आपको दिख रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, एक्चुअल में इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर। ठीक। या तो आप ट्रायंगल के हिसाब से कर दीजिए, जैसे ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए और एक ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। इसमें हमारे पास ये बराबर होगा और ये वाली चीज़ के इक्वल होगी। इसके अलावा ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, तो होगा पैरेललोग्राम है, अल्टरनेटिव ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट दिख जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली साइड डी ई इसके इक्वल हो जाएगी इस वाले के। सिमिलरली ऊपर नीचे ये दो ट्रायंगल है, इसमें भी आप दिखाएंगे कि ये वाली साइड के इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। और इस तरीके से भी हम इसको पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ पर करा हुआ है, क्या करा हुआ हमने कि एसी डायगोनल्स ऑलरेडी गिवन था, हमने बीडी को ज्वाइन कर, उसके बाद हमें पता है कि ओ ए ओ सी के बराबर होगा, ओ से लेकर ए और ओ से लेकर ई, ये दोनों बराबर हो। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, उस तरीके से ओ डी और ओ वी भी बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम था, डायगोनल डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर। अब हमारे पास क्या गिवन है कि ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, जो पहले वाले पार्ट में से ये हमारे पास गिवन है ना, तो ए ही इस वाले में माइनस कर देते हैं और ये वाली चीज़ यहाँ माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओ ए में से अगर ये वाला माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ई भी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, ओ ई बचेगा। उस तरीके से यहाँ पर ओ एफ बचेगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ओ डी ओ बी इक्वल है बड़े वाले
पैरेललोग्राम के डायगोनल है ये। जो डी बी है वो बड़े वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल है। ठीक, तो ये ऑलरेडी इक्वल होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और अभी हमने क्या प्रूफ किया, ये वाला जो ओ ई है और ओ एफ है ये बराबर है। ओ ई जो है वो ओ एफ भी इक्वल है, अभी हमने यहाँ दिखाया। तो डायगोनल क्या होता है, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से भी इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो साइक्लिक। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड होगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे उससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी साइक्लिक होगा। ध्यान से देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या होता है, जिसके सारे पॉइंट्स जो वर्टेक्स है वो सर्कल पे होते हैं। ठीक है, और जो हमें प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक होगा, इसका मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि जो अपोजिट एंगल्स है, आमने सामने वाले जो एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही इसमें शो करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अंदर भी एक सर्कल बनेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, एंगल का सम हमें दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि इन दोनों एंगल का सम हम दिखा सकते हैं 180 है, या हम क्यू एस का सम दिखा सकते हैं 180 डिग्री है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक चीज़ तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसको सबको ऐड करेंगे तो 360 आएगा। ये चीज़ हम पहले से ही जानते हैं। ठीक, दूसरा हमें एक चीज़ और पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी, और सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री। ये सब हमने क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, उसको यूज। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी। ठीक है, ए पी डी के अंदर ध्यान से देखिए, एंगल 1 या एंगल 2। ठीक है, इसको मैंने एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल मैंने 2 ले लिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी, हमने ए पी डी लिया है। ग्रीन वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, हमने ए पी डी लिया है। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक, एंगल, चलिए अभी इसको मैं एंगल 1 2 3 रहने देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 ले। इसके सामने भी एक और ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए, एक और ट्रायंगल लेते हैं हम, बी आर एस। बी आर एस हमने एक और ट्रायंगल ले लिया। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं एंगल 3 ले लेता हूँ, तो मैं एंगल 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल आर। ठीक है, इन सबको जोड़ने पे भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सेम चीज एंगल सम प्रॉपर्टी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर। एंगल 1 कैसा है, वो एंगल ए का हाफ है। एंगल 2 कैसा है, एंगल डी का हाफ। ई को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। एंगल 3 वो एंगल बी का हाफ है। एंगल 4 ये एंगल सी का हाफ है। एंगल आर इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, यहाँ पे 2 भी आएगा। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, इसमें से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ, क्या बचा, एंगल ए, यहाँ पे बच गया एंगल डी, प्लस का एंगल बी, और प्लस का एंगल सी। इसके अलावा हमारे पास एक तो एंगल पी बचा है और एक एंगल आर बचा। इसको तो मैंने एज इट इज लिख लिया, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, अब देखिए ध्यान से, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है,
हमें पता है इसको ऐड करने में कितना आता है, 360 डिग्री आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 360 डिग्री प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 360 डिग्री। तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। और ये इधर आके माइनस का 180 डिग्री है, यानी कि एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना बचा है 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था कि आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं उनको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, यानी कि ये भी साइक्लिक जरा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो आपको बस सिमिलरली यहाँ पे लिख दीजिए कि एंगल क्यू प्लस एंगल एस जो है ये भी 180 डिग्री होगा और ये साइक्लिक प्रूफ हो गया। ठीक, मैंने डायरेक्ट बस करके बता दिया है, आगे प्रॉपर आप इसको सारी चीज़ें लिखेंगे, गिवन क्या है क्या होता है वो सारी चीज़ें करके कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए इसको सॉल्व करना है। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। ठीक है, टुकड़े में सॉल्व करते हैं और वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। ए हमारा क्या है 7√3 अपॉन में √10 है प्लस का √3। यहाँ प्लस है, हमें रेशनलाइज करना है माइनस के साथ में, -√3 अपॉन में 10 और माइनस का रूट। ठीक है, 7√3 यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ अपॉन में, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस का बी है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास 7√3 ब्रैकेट में √10 माइनस √3 अपॉन में √10 का स्क्वायर 10 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। क्या बच गया 7√3 √10 माइनस √3 बाई 7। यहाँ से 7 कैंसिल आउट हो गया तो √3 बच गया, √10 माइनस का रूट। ठीक, इसी तरीके से अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी इक्वल टू क्या है 2√5 अपॉन में √6 प्लस का रूट। इसको करते हैं हम रैशनलाइज, √6 माइनस का √5, यहाँ पर भी √6 माइनस का √5, 2√5 √6 माइनस का √5। यहाँ पर भी सेम ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस का बी। क्या आ गया 2√5 √6 माइनस √5 और √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5। नीचे में तो एक बचा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी हम यहीं पर ही छोड़ देते। अब मैं पार्ट सी को सॉल्व करता हूँ। जो सी है मेरा 3√2 फॉर्म में √15 प्लस 3√, यहाँ प्लस है, सेम माइनस से हम को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक, पहले ऊपर 0.2 ये मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ में, और नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 3√2 अपॉन में √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ गया माइनस। देखिए यहाँ पे 3√2 इंटू 3√2 स्क्वायर करना, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ गया, √2 का स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, 9 2 जा 80। ये हो गया 3√2 √15 माइनस 3√2, नीचे बच गया माइनस का, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू सबकी आ गई है। मैं इसको पुट करता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये आई है √3 √10 माइनस का √3। बी की वैल्यू पहले माइनस लगा देते हैं, ये हमारे पास बी की वैल्यू था 2√5 √6 माइनस √5। अब सी की वैल्यू देखो नीचे माइनस है और यहाँ भी माइनस है,
ये प्लस हो गया, क्या बचा है √2 √15 माइनस का ई √2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे √30 आ गया, माइनस √3 को √3 से करेंगे 3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 √5 को 6 से करेंगे 30 आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2 × 5 10, फिर रूट और रूट से मल्टीप्लाई होगा 30 हो गया, माइनस 3 × 2 = 6 होता है वैसे। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है प्लस माइनस करिए और अपना आंसर निकाल दीजिए। अपना आंसर क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इसका और पार्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए ध्यान से, हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से किसी आइडेंटिटी से मैच करें, तो आपको दिखाया जाएगा इसमें 3 चीज़ें जो जरूरी है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, यानी कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक, तो उसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, 3x प्लस -5y प्लस -4। ठीक है, ओके। और इसको देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं हम 3x का स्क्वायर, लिख सकते हैं हम -5y का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं हम +4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब क्या रह गया हमारे पास, ये वाला पार्ट रह गया। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं -a × b, यानी कि 3x और माइनस का 5y, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12x है, 12x कैसे आएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए और सी को, तो माइनस का 1, ए हमारा है 3x और सी ये -4। ठीक, इसको हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं। अब रह गया -20y वाला। ठीक है, तो -20y कैसे आएगा, देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा ए और बी वाला मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पर हम ए और सी वाला कर चुके हैं, और अब हम बी और सी वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। बी हमारा है -5y इंटू सी हमारा है -4। तो इन सभी को अगर हम मैच करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ये वाला माइनस बी सी है और माइनस का सी है। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी हमारी किससे मैच हो रही है, ये हमारी इक्वल होती है a³ + b³ + c³ -3abc से। एक ये चीज़ हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा a³ यानी कि 3x का क्यूब, फिर हमारा b³ है तो -5y का क्यूब, फिर c³ है -4 का क्यूब -3 × a हमारा 3x है, b हमारा -5y है और c हमारा -4 है। इसका क्यूब निकालिए, 27x³, इसका क्यूब करेंगे तो -125y³ और इसका क्यूब निकालेंगे तो -64। यहाँ मल्टीप्लाई में 3 माइनस है, यानी कि माइनस ही रहेगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 20 या 60 60 तो 3 से करेंगे 180। ठीक है, और एक्स वाई, ये हमारा फाइनली आंसर निकल जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको हमने एक आइडेंटिटी की फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया, हमें पता लगी कि ये वाली वो आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया ABC, और देन वैल्यू में निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स in the ratio this and its perimeter is 540 meter. Find the area of the park and the length of the altitude corresponding to the longest side. मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई ट्रायंगल पार्क है ABC। ठीक है, इसको साइड्स को मैं डायरेक्ट एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि 12x मान लेता हूँ, इसको मैं 17x मान लेता हूँ, इसको मैं 25x मान लेता हूँ। इसका पेरीमीटर हमारे पास 540 मीटर गिवन है। ठीक है, यानी कि अगर मैं सभी साइड्स को ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 540 मिलेगा। ठीक है,
तो ये हो गया 29। 54x = 540। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 540/54, यानी कि 10 आ गई। ठीक है, इससे हमारे पास साइड्स क्या आ जाएंगे? जो हमारा 12x है वो 12 इंटू एक्स, एक्स किलो 10 है, तो 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो हमारा 17x है वो 17 इंटू 10 यानी कि 170x आ जाएगा। और लास्ट वाला जो 25x जिसको हमने लेट किया था वो 250 सेंटीमीटर का निकल जाएगा। हमसे दो चीज़ें पूछी, एक तो उसने एरिया पूछा है और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्रॉसपेंडिकुलर होता है लॉन्गेस्ट साइड। इस लॉन्गेस्ट साइड हमारी ये वाली 25 सेंटीमीटर। इसमें एल्टीट्यूड क्या निकलेगा ये हमें पता लगाना। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं। एरिया निकाल, एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है S = A + B + C/2। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। हमें पहले से ही पता है इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा, 540 आएगा। ठीक है, हम डाल सकते हैं 540 ÷ 2 यानी कि 270 आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस, S-A, S-B, S-C। ठीक है, एस की वैल्यू 270 है। एस माइनस का, ये 270 में से 120 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 150। 270 में से 170 माइनस की तो 100, और यहाँ पे 270 में से 250 माइनस करेंगे तो 20। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वो 20 साउंड को लिखते हैं हम 3 × 3 × 3 इंटू में 10 एडिटिव लिख देता हूँ। ठीक है, फिर 150 को लिखता हूँ मैं 3 × 5 और 10 एडिटिव लिखता हूँ। 100 को लिखता हूँ मैं 10 × 10 और 20 को लिखता हूँ मैं 2 × 10। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, और यहाँ से भी एक 3 बाहर आ गया। उसके बाद ये 10 और इस 10 से 10 बाहर आ गया। यहाँ से भी एक 10 बाहर आ गया। ठीक है, अब क्या रह गया है? एक 5 रह गया है, एक 2 रह गया और एक 10 रह गया। अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर जो 10 होता है, इन दोनों 10 में से भी एक 10 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया? 9000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकल गया? इसका एरिया निकल। अब क्या रह गया? उसने लॉन्गेस्ट साइड के करॉस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कितना होगा ये पूछा था। तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस। बेस हमारा 250 रहने दीजिए, और हाइट हमें नहीं पता। इससे भी अगर हम इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो आंसर तो इतना ही आएगा, क्योंकि ट्रायंगल सेम है। 9000 आ गया, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई? 9000 इंटू 2/250। 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, और को इससे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 900 जो है 25 से कट जाएगा पूरी पूरी, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी आपका आंसर आएगा वो अपना कमेंट करें, कितने सेंटीमीटर की इसकी एल्टीट्यूड निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका और पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन द राइट एंगल ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसका एरिया हमारे पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। साथ ही साथ लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स। ठीक है, दो साइड्स का डिफरेंस, तो एक हमारा बेस है और एक हमारा हाइट है, सपोज कीजिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है B - H, ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों साइड फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तीनों साइड निकल जाएंगी तो हमारे पास पेरीमीटर भी निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं? हमारे पास एरिया गिवन है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? वो होता है 1/2
बेस इंटू हाइट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 120 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो बी बाई एच अपॉन में 2 = 120 हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो बी इंटू एच की वैल्यू 240 आ। ठीक। अब यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं, क्या आएगा, 14, और ये माइनस का एच इस साइड आके प्लस का एच हो गया। ये किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। ठीक, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू लिखते हैं हम 14 प्लस एच, एक एच है यहाँ पे 240 है। तो मल्टीप्लाई कर दिए, एच को एच से करेंगे तो एच स्क्वायर आ गया, फिर एच को 14 से करेंगे तो 14 एच आ गया। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो माइनस का 240 हो गया इक्वल टू 0। अब हम करते हैं इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर। तो 24 × 10 एच स्क्वायर प्लस 24 एच माइनस से 10 एच माइनस 240 इक्वल टू 0। यहाँ से एक पेयर बनाइए और एच कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, एच प्लस 24। इसमें से क्या कॉमन आ रहा, माइनस का 10, क्या बच गया, एच प्लस 24 इक्वल टू 0। हमारे पास दो ब्रैकेट आए, एक क्या है, एक एच प्लस 24 जो कॉमन है, इसको लिख लेते हैं एक बार, एच प्लस 24, और एक क्या बच गया, एक एच और -10, एच -10 इक्वल टू 0। दोनों को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो एच की वैल्यू यहाँ तो -24 आ गई और यहाँ पे एच की वैल्यू 10 आ गई। माइनस में साइड नहीं होती है, छोड़ देंगे, एच की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूँ 10 पुट करके, ठीक है, तो 14 + 10 कितना हो गया, 24। मेरे पास बी की वैल्यू, यानी कि बी की वैल्यू बेस जो है मेरा वो कितना आ गया, ये 24 आ गया, और हाइट जो है मेरे पास 10 आ गया। ठीक। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ए बी हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होगा। बी सी हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये होता है हमारा 676। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ तो कितना आ गया, 26। तो मेरे पास जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू आ गई 20। ठीक है, बेस भी पता लग गया, हाइट भी पता लग गया, हाइपोटेनियस भी पता लग गया। ठीक है, अब मेरे पास तीनों साइड आ गई, क्या मैं इसका पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तीनों साइड्स को सम कर दीजिए और ये हमारा पेरीमीटर होगा। तो आप ऐड करके अपना आंसर जो है क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।